IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, कौन सी वेबसाइट से निकलेगा? उसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल बोला जाता है, ठीक है। और हमने देखा था बहुत सारे थे, ठीक है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल .gov.in 1, इनवॉइस 2, ऐसे करके बहुत सारी वेबसाइट। और सारे के सारे दुकानदार को बोला गया था कि भाई चेंज करो, या सॉफ्टवेयर कंपनीज को, सॉफ्टवेयर कंपनीज। और मैं अब उसके बाद फिर हम लोगों ने ई इनवॉइसिंग अगर बोलूं, ऑन B2B था या B2C था? B2B। और कौन से नोटिफाइड पर्सन पे, जिनका 17-18 से लेके अभी तक अगर किसी भी साल में टर्नओवर 5% से ऊपर हो गया, तो उनको ई इनवॉइस इशू करना होगा फॉर B2B ट्रांजैक्शन। बट अगर B2C हुआ तो ई इनवॉइस इशू करना है, नहीं करना? नहीं। ई इनवॉइस पॉइंट ये है, क्या ई इनवॉइस इज ऑन B2C ट्रांजैक्शन? नो, अभी नहीं यार। हाँ यही था एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरी बात, क्या मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट ने बोला था वी विल नोटिफाई, ठीक है। उसके बाद क्या एक्सपोर्ट पे ई इनवॉइस था? एक्सपोर्ट पे था। कौन कौन से लोग एग्जेम्प्ट हो गए थे? SEZ यूनिट्स बाहर हो गए थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाहर हो गए थे, GTA पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सर 2 चैप्टर में आ गया इसका 6 ऊपर। अभी नोट्स नहीं बने उसके, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, नोट्स जैसी बन गए उसे सब समझ आ जाता, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम थे। और हमने, अच्छा SEZ डेवलपर को बनाना पड़ेगा बच्चे, SEZ डेवलपर के ऊपर, सर उसको देना पड़ता है। हाँ उसके ऊपर था। मुझे बताइए, क्लियर है ना, हमने बातें करी थी। यस सर। फिर हम लोगों ने देखा था कि सर ये जो QR कोड होता है, पहले हमने नॉर्मल QR कोड देखा था। वो QR कोड क्या था बच्चे? नॉर्मल QR कोड क्या था बच्चे? अच्छा ECO को बनाना था क्या? ई इनवॉइस, क्या ECO के ऊपर ई इनवॉइसिंग प्रोविजन थे? क्या ईसीओ के ऊपर? ईसीओ के ऊपर हाँ। EC के ऊपर थे, बिल्कुल थे, करेक्ट। अगर एक नोटिफाइड पर्सन सप्लाई कर रहा है और वो B2B ट्रांजैक्शन उसमें RCM है, तो क्या इनवॉइसिंग था, ठीक है, मैं खुद ही बता देता हूं। बट वेन यू रिसीव तो RCM नहीं था, बेचने में था वो किसी पे एग्जैक्टली सेल पे था। तो ये सारी बातें हमने करी थी। QR कोड कर लिया था हमने ये। अब इसके बाद क्या था बच्चे? क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर मैं सेल कर रहा हूं कुछ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन क्यों लिए, क्योंकि उनको TDS डिडक्ट करना था 51 में, क्या उसको B2B बोला जा रहा था, नहीं बोला जा रहा था? बोला जा रहा था, और उधर भी इनवॉइसिंग लग जाएगी। अब देखिए वेरियस कैटेगरीज है, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि मैंने इसके बाद आपके साथ डायनामिक QR कोड स्टार्ट करा था, और डायनामिक QR कोड इज ऑन B2B और B2C। अच्छा, जो ऑप्शन में दे भी नहीं रहा वो आंसर दोगे आप। अभी होता क्या वो देखेंगे, पर B2B और B2C डायनेमिक QR कोड होता है। आप मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं, वो QR कोड देता है, उसमें अमाउंट डला होता, अपने आप ही डला होता। तो बेसिकली दैट्स डायनेमिक QR कोड। और एक स्टैटिक QR कोड क्या होता है? स्वास्तिक जी क्या हुआ, फोन में क्या देख रहे हो? तो ऐसे बिना स्क्रीन बंद करे ऐसे जूम क्यों कर रहा है, उसको बंद है स्क्रीन तो। अच्छा, काफी ज्यादा एडिक्शन हो गई है फोन की आपको, बंद स्क्रीन में भी ऐसी फोन जूम कर रहा है या कर रहा है? ऐसे B2B या B2C? B2C। वेरी गुड। 17-18 से अगर किसी भी साल में आपका टर्नओवर कितने से ऊपर हो गया, 500 करोड़, इफ इट एक्सीड्स यू नीड टू हैव अ डायनामिक QR कोड। आप हल्दीराम्स पे जाते हैं, वहां पे अपने आप जब स्कैन करते हैं, आप ऑर्डर देते हैं, तो अमाउंट भी अपने आप डला होता है, उसको डायनामिक QR कोड बोला जाता है। वो गवर्नमेंट ने कंपलसरी करी हुई, वो उसको हटा नहीं सकता, कंपलसरी हो गई है।
क्योंकि वो B2C सेल कर रहा है, 500 करोड़ से ऊपर है, इसलिए उसको लगानी लगानी है, वो हटा नहीं सकता वो। डायनामिक वो तो अब ठीक है, मशीनरी है ना, समझ रहे। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप भी पढ़ लीजिएगा। अब इसके अलावा ऐसा कुछ डायनामिक के अंदर, पहले डायनामिक के अंदर एक दो पॉइंट और होते थे पर इन्होंने हटा रखे, सिर्फ इतना ही जानना जरूरी होता। बस एक चीज समझे, एक होता है डायनामिक क्यूआर, एक होता है स्टेटिक क्यूआर कोड। स्टेटिक होता है स्कैन करके आप अमाउंट खुद डाल रहे हो, डायनामिक के अंदर डला हुआ है। सरकार ने जो कंपलसरी करा वो डायनामिक क्यूआर कोड कराओ। तो मैंने जैसे देखा है रैपिडो उसका होता है वो दोनों यूज कर रहे हैं। वो फिर उनकी मर्जी है, वो उनका एक ओवरऑल प्रोसेस ड्रिवन है, लेकिन मतलब बीट, हाँ। जैसे डायनामिक फ्यूजन कोड हर ट्रांजिशन का फ्लो होगा ना, तो फिर वो डायनामिक कैसे वाह गुड क्वेश्चन। आप नोट्स बना लो। डायनामिक अलग होता है, हर बार जब वो एंटर करेगा आपका नाम, वो तो हर बार जब कोड जनरेट होता है अलग होता है ना। हाँ ठीक है ना, पढ़ लिए बच्चे। ये भी पढ़ना बच्चे। डिफरेंशिएशन बता रहा है। हम्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या जो यूआईएन होल्डर है, क्या यूआईएन को रजिस्टर्ड बोला जाता था? नहीं बोला जाता था, चाहे वो रजिस्ट्रेशन ले लेते थे ना, क्योंकि उनको 3 दिन में मिलता था, किसी पर्पस के लिए होता था, तो इनको अनरजिस्टर्ड ही बोला जाता था। तो आप मुझे बताइए, क्या ये B2C माना जाएगा? माना जाएगा, क्योंकि यूआईएन होल्डर को अगर रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा तो यूआईएन को जो दिया वो B2C है, और डायनामिक क्यूआर कोड दिखाना पड़ेगा यूआईएन को। ये रजिस्टर परसेंट मान रहा नहीं मान रहा, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। पढ़ लिया? बोलो ना बेटे। ओ माय गॉड, अगला पॉइंट। ये अपने फाइल क्लीन करके ले लेना। हम्म। ठीक है। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन यूआईएन होल्डर को वो दे रहा है, तो क्या डायनामिक क्यूआर कोड लगेगा? लग जाएगा। क्लियर है जी? भाई साहब कुछ लोगों को मना कर दिया, ठीक है, किस किस को? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग, लो जी लो। इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक को ही तो बेचती है इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई। क्या आपको डायनामिक क्यूआर कोड लगाने की जरूरत नहीं? जीटीए को जरूरत नहीं है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन को जरूरत नहीं है, सिनेमा हॉल्स को जरूरत नहीं है, और ओआईडी एयर सर्विस को। पेपर में यही आ जाएगा, पेपर में यही आ जाएगा कि भाई किस किस केस में जरूरत नहीं है, मुझे बताइए। क्लियर है? नाउ द लास्ट थिंग इज नो डायनामिक क्यूआर कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। आप एक बार पढ़िए। क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझाना है। क्या मैं कह सकता हूं एक्सपोर्ट पे ई इनवॉइसिंग लग गया, विच मींस अगर एक्सपोर्ट पर ई इनवॉइस लग गया है, तो मैं जिसको बेच रहा हूं वो कोई भी हो, क्या मैं कह सकता हूं अगर ई इनवॉइस लग गया तो रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड ही माना जा रहा है? तो भाई अगर वो रजिस्टर्ड है तो B2C में नहीं मान सकता ना इसको। कहने का मतलब ये, अगर ई इनवॉइसिंग लग गया तो इधर वो नहीं आए। क्लियर है बच्चे? और पैरामीटर्स के अंदर बेटे पढ़ लोगे, क्या क्या क्यूआर कोड के अंदर स्कैन करोगे सब आ जाएगा। ठीक है जी, कल को अगर कोई भी सरकार के पास भी मशीनरी है वो डायनामिक क्यूआर कोड स्कैन करेगा, तो नॉट जस्ट पेमेंट टर्म बल्कि ये सारी बातें निकल कर आ जाएंगी उसमें। सर आईएफएससी होता आईएफएससी कोड होता है, हर बैंक का एक कुछ कोड होता है, जो भी, जैसे अगर आप कभी नेट बैंकिंग करते हो ना, जैसे तेरा जो बैंक है उसका एक आईएफएससी फिक्स होता है। एक बार पढ़ लीजिएगा।
डायनामिक क्यूआर कोड कंटेन्स सप्लायर का जीएसटी, ये सारा एक बार पढ़िएगा, पढ़ लिया? तो ये सारा का सारा आपका डायनामिक क्यूआर कोड है जी। कहिए ऑल क्लियर टिल हियर? अब आप मेरी बात सुनिएगा, एक सेगमेंट आपका खत्म हो गया। अब छोटी छोटी बातें आएंगी, पर काफी बातें आएंगी, 8-10 बातें, पर उसको खत्म करेंगे। आपको याद है कि आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड होते थे तो आपको कितने दिन में अप्लाई करना होता था? 30 दिन। अगर आपने 30 दिन में अप्लाई कर दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। तो होता था डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन आप लायबल कब से, आप इफेक्टिव कब से होगी? फ्रॉम द डेट ऑन विच यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्टर। क्या मैं जो पुरानी डेट से लायबल हो गया हूं से लेकर जब मुझे ग्रांट हुआ, क्या मैं उसके रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकता हूं? कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। यानी कि फ्रॉम द डेट यू बिकेम लायबल टिल द डेट रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड, उस पीरियड में मैंने जो सामान बेचा होगा, ठीक है, उसके लिए मैं रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकता हूं। क्यों इशू करता हूं मैं रिवाइज इनवॉइस? क्योंकि इस पीरियड में जो दुकानदार आया, जो रेसिपिएंट आया, जो बिजनेसमैन आया, उसको आईटीसी चाहिए था। मैंने कहा भाई एप्लीकेशन लगाई हुई है, अभी आ जाएगी, तो उसके बाद रिवाइज इनवॉइस इशू कर देंगे। अब सवाल यह है कि मुझे रिवाइज इनवॉइस कितने टाइम पीरियड में इशू करना? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप इसको रीड करते जाइए, रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। सारी बातें मैंने बोल दी हैं, एक बार आप इसको रीड करिए, आपको समझ आएगा, नहीं आएगा तो मैं बना दूंगा एग्जाम। ये हमने कई जगहों पे कर भी लिया है। मतलब रजिस्ट्रेशन में भी शायद से हुआ है, शायद से आईटीसी में भी हुआ होगा। हाँ पढ़ लो। वैसे सिर्फ जो मैंने अंडरलाइन करा है वो भी पढ़ लोगे तो बस सेट है कहानी। वही रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। सारी बातें सेम है, 1% भी कुछ अलग नहीं। इसी बात तो वही आएगी, किसी की रिलेशन है ना, ऐसे बात करते हैं कि पढ़ा करते हैं। आपको उस तरीके से कराया गया है कि आपको याद रहे कॉन्सेप्ट, और वो तो क्या है अभी तेरी नोट दूंगी। याद आ जाता है। बताइए, क्लियर है बच्चे? हाँ जी, नहीं बनवा रहा अभी भी, मतलब ये वैसा वाला है, थ्योरेटिकल है। हर जगह एक ही स्ट्रेटेजी काम नहीं आती, देर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू क्लियर द एग्जाम। जरूरी होता है। हो जाएगा, डोंट वरी, भेजूंगा मैं, नोट्स बने हुए हैं? बने बने बिल्कुल। आप पॉइंट नंबर 7 तो पढ़िए। सारा भाई पॉइंट पढ़िए बेटे, समझ आएगा आपको। और फिर अगला पॉइंट और भी अच्छा पॉइंट है बेटे। और क्या, बिल्कुल पढ़ लो पूरा। पढ़ना ही है, वही अफेक्टेड बिटवीन कैंसर नंबर एंड फाइंड ऑफ द 30 डेज जरूरी है, पीरियड के बाद करता हूं। बेटे जीएसटी का सिलेबस खत्म होने वाला है, तो अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। खत्म होने वाला है बस। कंसोलिडेटेड, नाम ध्यान से देखिएगा, कंसोलिडेटेड। आगे क्या बोल रहे हैं सर? अभी अभी तो हमने रिवाइज्ड इनवॉइस सीखा, पर इसका कंसोलिडेटेड का मतलब, भाई देखो, फ्रॉम द डेट यू बिकेम लायबल टिल द डेट ऑफ ग्रांट, अगर तो आप रजिस्टर्ड हो तो मैं आपको इंडिविजुअल इनवॉइस दे दूंगा। अनरजिस्टर्ड हो तो सवाल ये आता है, सर इशू किसको कर रहे हो? तो जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है मे इशू कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस किसको? अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो मैंने आपको जो भी बेचा, मैं कंसोलिडेटेड एक इनवॉइस, अलग अलग इनवॉइस इशू नहीं करूंगा, कंसोलिडेटेड इशू करूंगा। ठीक है, एक बार बड़े ही प्यार से पढ़िएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हुआ और 2.5 लाख से ऊपर हुआ तो उसका सिंगल इनवॉइस इशू कर दूंगा।
रिवाइज्ड इनवॉइस, और अगर बहुत सारे इनवॉइसेस है तो एक कंसोलिडेटेड इशू करो, खत्म करो। सवाल ये आता है करना ही क्यों है, बिल्कुल सही बात है। जब आपको आईटीसी नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, ये फालतू की बात, लेकिन हमें समझ आना चाहिए बाय चांस अगर इशू करे तो वो। हाँ जी। सर जिस दिन वो लाइव होता है रजिस्टर में दैट इज की जिस दिन उसका टर्नओवर बढ़ जाता है, उनसे जितनी भी ट्रांजैक्शन वो बिल भी कर रहा होगा, तो उसपे वो जो गुड्स है वो मार्केट प्राइस प्लस जीएसटी बेस का होगा या फिर बिल से मार्केट प्लस जीएसटी करता होगा, पर वो देता नहीं होगा, वो कहता होगा चल अभी तो तू वही दे दे। हाँ। वो कहता होगा मैंने तो रिवाइज इन्वेस्ट करा था, तो उस बीच तभी होता होगा। वो जो B2C कर रहा है उसमें तो वो उसमें जीएसटी कैसे कर रहा होगा? नहीं कर, उसमें वो मार्केट प्राइस दे रहा होगा ना, एक्चुअल कॉस्ट उसकी जीएसटी पे की है। नहीं तो कस्टमर को चाहिए ही नहीं भाई, तू जीएसटी लगा के दे रहा है। हाँ कस्टमर मेरे को क्या करना है उस इनवॉइस का, तुमको क्या करना है। ठीक है, अब एक बार बच्चे जो मैंने अंडरलाइन करा है ना उसको पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा बेटे। जो जो अंडरलाइन करा है और जहां जहां हैंड बने ये नोट। चट्टा लग रहा है हाउ पढ़ ली सर मैंने पढ़ लिया। The registered person of all taxable subjects. However, गुड बच्चे गुड। ये सारी बातें वापस आएंगी आपकी जिंदगी में, क्यों आएंगी वापस। समझा है क्या? सर बहुत आगे भी बता रहे चलिए पढ़ लीजिए एक बार, मुझे समझाना फिर ये क्या बोल रहा है। सर इस वाले में अगर 2.5 लाख से ज्यादा लेंगे तब वो सेपरेट करना। हाँ 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगा, इंटर स्टेट है तो सेपरेट रिवाइज्ड इनवॉइस, नहीं तो एक स्टेटमेंट जितने भी अनरजिस्टर्ड को मैंने दिए कंसोलिडेटेड। अगला वाला समझा देना, कोई बात नहीं। मैंने पेमेंट में नहीं बताया था तुम्हें, मैंने तुम्हें ये रिटर्न में बताया था कि इनवॉइस वाइज आता है। बताइए समझ आ गया बच्चे, इसको हल्के मत लेना। इनवॉइस चैप्टर से 4 नंबर आएगा, इसी में से आ सकता है कुछ, समझ रहे हो। थ्योरेटिकल आ सकता है कि डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो आपको एकदम प्रॉपर बाइफरगेटेड आंसर पूरा लिखना होगा। पर्टिकुलर्स पढ़ लोगे क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ GSTN, 16 नंबर का डिजिट, डेट ऑफ इशू, नेम एंड UIN, रेसिपिएंट का नाम, सीरियल नंबर, सिग्नेचर। ठीक है जी, मुद्दे के बाद ये है इलस्ट्रेशन नंबर 1। बताइए समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पढ़िएगा एक बार, सिर्फ रीड कर लीजिएगा। अगर आप आंसर दे पाएंगे तो हम आंसर देखेंगे नहीं बस। मेघालय में कैटेगरी स्टेट से हो गया स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन सी आ रही थी? सर ऐसे एकदम से नाम याद नहीं मिजोरम, मेक माई ट्रिप, प्रदेश, MMT, मुझे क्या मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। मेघालय नहीं था इसमें। तो 20 लाख की 20 लाख ही। 5 नंबर से कितना हो गया इसका? क्या विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया? तो 5 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक डिस्कस द प्रोविजन, कैन यू इशू द रिवाइज टैक्स इनवॉइस? यस, एंड विद इन 30 डेज फ्रॉम 6th of October। समझ आ गया आपको? वो अगर कंसोलिडेटेड की आप बात आगे करोगे तो सही है, ठीक है, पर वो बोल रहा था। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ना, ये मैंने अंडरलाइन इसलिए करा है कि आप कंसोलिडेटेड जरूर पढ़े, लास्ट वाला पैराग्राफ जरूर पढ़ना। हाँ जी, जैसे इस काम पे तो कितने बड़ा आपको भी लिखना होगा। हम बना के कैसे लिख पाएंगे? बना के आपको इतने सारे प्रोविजन आपने दिमाग में लगा दिए। अ पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पहले लिखोगे आप। इन द गिवन केस he was liable for registration on 5th of September and he applied within 30 days and date of grant of registration is 6th October. Therefore, he can issue revised invoices from 5th October to 6th October. Revised invoice, और आप रिलेट करोगे, आप उसको पूरा लिखोगे आप इस तरीके से। लास्ट पैरा पढ़ना है बच्चे जरूर।
लास्ट लास्ट पैरा में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये रीड अभी करोगे तो अभी हो पाएगा, नहीं तो बाद में नहीं हो पाएगा। परमीत जी आप नोट्स बना रहे हैं? सर B2C सर का मैं इंटरेस्ट ना रेट एग्जाम पर पढ़ने लगा था प्रॉपर्टी इलस्ट्रेशन, सर इसका ना मैं थोड़ा स्क्रीन शॉट उसमें नहीं था, ठीक है। क्या बोले वालों को हटा है मतलब सीरीज मुझे लोग तो होगा दिख नहीं जाता। सर वही ना इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लायर्स है B2C पे, आप कंसोलिडेटेड पूरे स्टेट में जितने भी बिल्कुल ट्रांजैक्शन बिल्कुल बिल्कुल। आगे आइएगा, ये अच्छा पॉइंट है बेटे। अगर एक दुकानदार 70 रुपए की कोई चीज बेचता है, 80, भाई मेरी दुकान से सामान ही निकलता है 20 रुपए का, 30 रुपए का, तो क्या मैं बार बार इनवॉइस जनरेट करता रहूं? यानी कि इफ द वैल्यू इज लेस देन 200, प्लीज ध्यान रखिएगा, वैल्यू 200 से कम है तो कोई टैक्स इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी ऐसी बात नहीं है कि इतने में ही बात खत्म हो जाएगी। A registered person may not, if you want to issue you can, but अगर आपको नहीं करना तो नहीं होगा। Issue a tax if the value of goods or service is less than, I'm not saying equal to 200, less than 200, जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। और तीसरी बात, रेसिपिएंट कह रहा मुझे इनवॉइस की जरूरत है भी नहीं, लेकिन अगर एक रेसिपिएंट बोले भाई मैंने 70 रुपए का सामान खरीदा, मेरे को दे इनवॉइस, तो हम मना नहीं कर सकते। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 200 रुपए से कम की सेल, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, और रेसिपिएंट कह रहा कोई बात नहीं रहने दे। सुनते जाइएगा आगे। इंस्टेड सच रजिस्टर्ड पर्सन, यानी जो सप्लायर है, shall issue a consolidated tax. There's a difference between consolidated revised invoice, जो हमने भी पहले देखा, पहले जो देखा था वो क्या देखा था, एक हमने सीखा था revised invoice, दूसरा consolidated revised one, this is consolidated tax invoice. For such supply at the close of each day in respect of all such supply. जब दिन खत्म होगा, मैं देखूंगा मैंने ये सारी सेल करी है, तो मैं एक इनवॉइस इशू कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड टैक्स। वो इशू किसको करे? अपने पास रख लेंगे, जबरदस्ती की बात। पर भी जैसे दूसरी करता है तो मुझे इशू करना ही पड़ेगा एज सप्लाई। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ही मैं टैक्स इनवॉइस को कह सकता हूं मैंने इशू नहीं करा। अगर 200 रुपए उससे ज्यादा है, आप मांगो ना मांगो रजिस्टर करना पड़ेगा, समझ रहे हो? और आप एक चीज समझिएगा, हाँ चलो एक बार पहले ये वाली लाइन पढ़ लो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिए, केस स्टडी बनकर आ जाएगी बेटे। सिनेमा हॉल वालों के लिए है ये, नहीं है, समझ रहे हो? मतलब सेपरेट। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये आया हुआ है कई बार। पहले वाले में क्या लग रहा है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा या नहीं? आई मीन मुझे ये बताना है, कैन आई इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ ईच डे? पहले वाले केस में टैक्स कंसोलिडेटेड इशू कर सकता हूं, क्यों? एग्जैक्टली दूसरे केस में नहीं कर सकता, 200 पार हो गए, 200 उससे ज्यादा। तीसरे वाले केस में 200 या उससे ऊपर हो गए यहाँ पे, और इधर these two cases I can issue। अगर उसने बोल दिया तो, अगर ब्रैकेट में से लिखा तो मुझे करना ही है। कहिए, क्लियर है बच्चे? ओके, हो गया ना? यस सर। छा गए बेटे आप, बस अब थ्योरेटिकल बातें ना खत्म करा दे। लास्ट क्लास से बच्चे आज आपकी जीएसटी की फेयरवेल पार्टी की लास्ट अभी तक फाउंडेशन सर क्रिस्टियन सर भी कह रहे थे वो टी पार्टी। पार्टी देंगे। मैं भी फिर उसी टाइम पे आ जाऊंगा, फिर साथ में पार्टी दे देंगे। देखिए सर दी नहीं ना सर फाउंडेशन की सक्सेस पार्टी सर की क्लासेस खत्म हो गई?
कौन सी खत्म हो गई? ऑडिट का फाउंडेशन की सक्सेस पार्टी सर ने पार्टी दी, ये दिन पहले सर एक बार दे दे फिर उसके बाद। सर मैं कह रहा हूँ फाउंडेशन की सक्सेस पार्टी ना है फाउंडेशन हाँ ये तो हमारी सक्सेस पार्टी लगेगी आपने कहा था ये करके आ जाएगा सक्सेस पार्टी के लिए अब बेटे अब मोटिवेशन का कुछ नहीं है, सर फेवरेट तो 8 महीने निकल गए बच्चे। सर फेवरेट पार्टी हाँ फेयरवेल पार्टी कहाँ पे करोगे पुराना पुराना इतनी पार्टी ले ली तुमने, अगस्त में पार्टी हुई। वहाँ अलग कीजिए जो हमने बैंक्वेट होता था बर्थडे की हाँ सर के बर्थडे पार्टी दुष्यंत सर के बर्थडे पे पार्टी हुई तुम्हारी? कहाँ पार्टी वो पार्टी का बताओ। पार्टी कहाँ थी आगे कुछ नहीं है तो यहाँ बोली घर में ही तो थे हमने सर आप मान ही सके कि उसकी पार्टी नहीं थी यहाँ से बात नहीं यार, एक दिन होना चाहिए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट में ही, क्लास में ही। ऑर्गेनाइज करते थे आप और क्लासेस लो, खत्म ऐसे नहीं हो रही, लेकिन बस बोल के अच्छा लगेगा कि खत्म है, वो तो बुलाएंगे ही, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। हाँ क्या करा तू? ये अभी गरबा इवनिंग, और तुम्हारी बहुत पार्टीज हो गई, तुम तो भूल जाओ। और तुम कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं है, कंट्रीब्यूशन की बात नहीं, कितनी बार ऐसे थोड़ा ना होता है कुछ, वो भी होता है, ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए घर से कॉल आ रहा है वैसे क्या कर रहे हो आगे। मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है, कुछ माहौल पढ़ाई का भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए हर महीने पार्टी। दिवाली के अंदर आप आइए, कैंडल जलाइए, ठीक है, कैंडल जलाइए, दिया जलाइए, रंगोली बनाइए, ठीक है, लेकिन अब पार्टी वैसी वाली नहीं है। अब तुम्हारा अब इंटर क्लियर होगा आपका तो सक्सेस पार्टी होगी, जैसे इंटर क्लियर जैसे ही होगा, रिजल्ट आएगा, सीएमए का आएगा, है सक्सेस पार्टी होगी इस बार, हर बार होती है हमारे यहाँ। बताओ। ठीक है, अच्छा अब एक चीज समझेगा, बिल ऑफ सप्लाई पता है आपको क्या होता है? पहले मैं बता देता हूं आपको, अगर मैं आपको जो गुड्स बेच रहा हूं, अगर वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है, तो क्या मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूँ? नहीं, टैक्स इनवॉइस इनवॉइस जिसके अंदर टैक्स लगा होता है, टैक्सेबल गुड्स बेचो, ठीक है, अगर गुड्स ही एग्जेम्प्ट है तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, दैट्स नॉट अलाउड। तो फिर क्या इशू करता हूँ? बिल ऑफ सप्लाई, पहली बार, ठीक है। अब बिल ऑफ सप्लाई और क्या होते थे याद करिए, कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ा था, डू आई चार्ज जीएसटी? नो, तो क्या मैं टैक्स इशू करूंगा? नहीं, तो क्या इशू हो जाएगा? बिल ऑफ सप्लाई। इस तरीके से जब भी अगर स्टॉक मूवमेंट भी हो रही है बाय चांस, और अगर वो सप्लाई नहीं है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करा जाता है? बिल ऑफ सप्लाई। अब आप एक बार इसको पढ़िएगा बच्चे। पढ़ लिया? पढ़ लो आराम से। इफ यू सप्लाई एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना आपको। इफ यू आर पेइंग टैक्स, तो पेपर में आ जाएगा कि इनलेस टू सिचुएशन में बिल ऑफ सप्लाई इशू, दो, इफ यू आर सेलिंग एग्जेम्प्टेड गुड्स, तो वो वाली चीज। हाँ जी, टैक्स इनवॉइस में जरा जीएसटी लगा होता है। जैसे मान लिया अगर मैं देखो रिमोट बेच रहा हूँ 100 रुपए का, तो इस पे मैं जीएसटी लगाऊंगा, तो ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखना होता है। और अगर इस पे कोई जीएसटी में ऐसी बेच मतलब बेच रहा हूँ, तो इस पे जीएसटी नहीं है, तो आई एम नॉट लाइबल टू इशू टैक्स इनवॉइस, तो बिल ऑफ सप्लाई से काम चला सकता। पर्टिकुलर्स बच्चे वही है बच्चे, सप्लायर की डिटेल, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, डेट, और ये सारी एचएसएन कोड, और ये सारी बात, ठीक है जी। अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये, अगर मैं आपको जो बेच रहा हूँ, अगर कुछ चीजें बेच रहा हूं मैं, ये दो चीजें बेच रहा हूं, ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल, तो अब क्या इशू करूं? तो वो क्या कह रहे हैं, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods to unregistered person, a single invoice cum bill of supply may be issued for all such supplies। क्लियर है जी? करने को कर सकता है, बस एक बाय चांस पेपर में आ जाए व्हाट इज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, तो को ये बताना है कि अगर एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू।
मैं कर दूंगा टैक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है दोस्त, क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट वाउचर? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बच्चों वाली बात है, यहां पे लिखा हुआ है पूरा। रिसिप्ट वाउचर की भी बात कर लेता हूँ, रिफंड वाउचर। एक बात बताओ, मैं अभी आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, बट आपने 15,000 की पेमेंट कर दी, तो मैं आपको इनवॉइस इशू कर दूंगा? अभी इनवॉइस थोड़ा ना इशू होता है। मैंने आपको कोई चीज सप्लाई करनी है, मैंने कहा पहले एडवांस लूंगा, आपने मेरे अकाउंट में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए, आपको क्या लग रहा है कोई डॉक्यूमेंट इशू नहीं करूंगा? आपको करूंगा। उसको क्या बोला जाता है? रिसिप्ट वाउचर। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, ये एक सप्लायर है, ये एक रेसिपिएंट है, और इसने एडवांस पेमेंट करी है बच्चे। ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो, मैंने कहा भाई पहले ऐसा है 10% पेमेंट करो, 10 करोड़ रुपए की पेमेंट करो, उन्हें 10 करोड़ ट्रांसफर करे। अब क्या मैं इनवॉइस इशू करूंगा या रिसिप्ट वाउचर इशू करूंगा? द प्रूफ दैट आई हैव रिसीव्ड द मनी। तो सर ये एडवांस की रिसीट होगी ना? एडवांस रिसिप्ट। पर ये एडवांस है, ये उसी दिन टाइम से करना काउंट हो जाएगा। इफ इट इज सर्विस तो काउंट हो जाएगा, इफ इट इज गुड्स तो कुछ भी नहीं। समझ रहे? अब यही बात आपने जो करी, मान लिया अगर ये सर्विस है तो टाइम ऑफ सप्लाई आ गया इसका। अब सवाल ये है, अगर आपको जब एडवांस मिला और आपको ये नहीं पता कि आप कौन सी सर्विस या गुड्स बेचोगे, तो मैं रेट क्या लगाऊं? तो सरकार कहती है कितना रेट लगा ले भाई? 18। सर मुझे पता नहीं सर, मैं 50 आइटम्स बेचता हूं। और रादर एडवांस की बात है तो आपका सर्विस पे ही दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये गुड्स है तो मुझे दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि एडवांस आता है तो उसका टाइम सप्लाई आता ही नहीं है। तो ये वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किस पे लग रहा होगा? सर्विस पे लग रहा होगा। मैं 15 वगैरह 15 टाइप ऑफ सर्विसेज दे रहा हूं, तो मैं कौन सा रेट लगाऊं? मैंने आपको 15 सर्विस और देनी है, तो भाई नहीं पता लग रहा तो 18। अब कौन सी स्टेट में सर्विस दूंगा मुझे नहीं पता, इंट्रा स्टेट है कि इंटर, तो क्या मान लूंगा? इंटर। क्योंकि मुझे आपके 15 जगहों पे घर कंस्ट्रक्ट करने हैं, आपने 15 करोड़ दिए, मुझे क्या पता कौन से घर के लिए। समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या मान लिया जाएगा उसे, पेपर में आ जाएगा that a person has received advance but he is not sure what service he'll provide, what tax rate it should be using, 18%, and whether it would be intra or inter, would be inter। कहिए क्लियर है ना? रिफंड वाउचर क्या होता है बता दो। मान लो भाई हमारी किसी बात से सर्विस हुई नहीं, तो क्या इसने सप्लाई प्रोवाइड करी? नहीं, ये बोलेगा मेरा पैसा वापस कर दो। तो मैं इसका जब पैसा वापस करूंगा, क्या मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा? नहीं, मैं एक डॉक्यूमेंट इशू करूंगा, दैट इज कॉल्ड रिफंड वाउचर। व्हेन आई रिफंड यू द मनी अगेन, अ डॉक्यूमेंट विल बी अटैच्ड, दैट्स कॉल्ड रिफंड वाउचर। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये समझ रहे हो आप क्या लिखा होगा? कब रिफंड वाउचर दे रहे हो, डेट क्या है आपका रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन, HSN अमाउंट कितना है। सर ऐसा होता है तो इतने टाइम पीरियड। ये तो डिपेंड करता है, धंधे की बात है, लॉ में कुछ नहीं बोलता। समझ रहे? मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? ओके। सर ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। एक क्लास और लग जाएगी लग रहा है। क्या टाइम हो अभी? 4:30। 4:30 हो गए, आप देखो 9 बज गए हैं शायद से। बैडमिंटन खेला है बच्चों ने? हाँ सर चलो। बस चेक कर रहा था फिर। फिर बच्चे का मैं 2-2 मैच खेल। आज डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। तो मतलब मैं मतलब अभी ऐसे बोलूं रिकॉर्डिंग में कि सर, मैं बच्चों, नेट लगा कर आता हूँ। अभी सब बच्चे थक गए हैं तो क्लास इतनी है और अब बैडमिंटन खेलेंगे। सर, मैं नेट लगा कर आता हूँ। बच्चे जोश में या बैडमिंटन को रखिए। हाँ ठीक है। तो क्या फायदा, तुम इतनी बुरी तरीके से हारते हो। मैं तो जाऊंगा भी नहीं, वन साइड बहुत बुरा हारे थे। साल की लो, फिर बोलोगे एक बात बता, हारा था नहीं हारा था? सर उस दिन 3 पॉइंट आ गया फिर। और ये तो टोटल 30 पॉइंट खेले, 3 पॉइंट जीता, उसी को गिन रहे सर आप जो जीते हो अब आपके लिए ऑर्डिनरी है ना, आप हारे हो आपके ऑर्डिनरी नहीं। परमीत जी हारे बहुत बुरे तरीके से। एनीवेज, हार जीत तो चलती रहती है बेटे, बस जीत भी जाया करो कभी कभी। जीत गए मजा। ओ माय गॉड, ये वाली बात है, पर मैं कुछ अच्छी बात, एक क्लास और नहीं, मैं आज ही खत्म हो रहा नहीं सर, अरे अरे अच्छा बोला था, अरे ये तो ये वाला नहीं करवा सकते बहुत सर गुस्सा होता है सर, आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास सर। हाँ? ठीक है सर। कल बुला लूंगा एक तो। हाँ हैवी लग रहा है थोड़ा, मतलब आज हाई लग रहा है थोड़ा। आखिरी बात करूं या नहीं करूं? आखिरी बात आज करोगे तो कल तक कर सर आपके टेस्ट के लिए पढ़ लिया।
सर 27 को टेस्ट है, 26 को 15 को करना है, 26:30 को। ये पढ़ चुका है सारे। नहीं, हाँ सब पढ़ लिए। जीएसटी का सिलेबस हो गया, देखो अंडर मार्किंग। इस बार टफ बनाऊंगा एकदम, ऐसा तुम्हारी हालत खराब। हाँ एकदम, मतलब क्लास में देखो। हाँ एक का बना दो अच्छा, टाइम से पहले रजिस्ट्रेशन दे दो। तुम्हारा भी ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि क्या है, नहीं तो तुम चीटिंग कर लेते हो बैठ के। ऐसा पेपर होगा कहीं पे नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं खुद हर चीज ऑल्टर करूंगा इसमें। ये क्या बात, यही बात हुई। ये कोई बात नहीं ऐसे होता है। अभी फिर आपको दोगे नया क्वेश्चन दोगे तो मैं कह रहा हूँ, ये जो अभी चैप्टर है, ये 27 वाला, इसको टफ करने की बात कर रहे हो 5 तारीख वाले को। 5 तारीख सर आप एक काम करना 27 वाला सर भी। तो एक काम करें, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई के उसमें रजिस्ट्रेशन पूछ रहे, मैं क्या करूँगा सर। मतलब सर 5 वाले को कहना देखिए बस आइए, लास्ट पॉइंट है डेबिट नोट क्रेडिट नोट, और बस फिर एक क्लास और कल बुला लूंगा एक बार इसमें चीज। एक सेक्शन पर करने की बात है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट नोट? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है डेबिट नोट? स्वास्तिक जी क्या होता है डेबिट नोट? सर डेबिट वो होता है जो रिसिपिएंट क्या कहते हैं सेलर को इशू करता है। अरे वो अपना पैसे बाद में ले लो। डेटर, जो सेलर है वो डेटर बना लेता ना। तो चीज तो इजी सर, है। क्रेडिट एक सप्लायर होता है, एक रेसिपिएंट होता है। हाँ 100 रुपए का सामान बेचा, 10 रुपए का जीएसटी लगाया, 110 रुपए ले लिया आपसे। लेकिन जब आप चले गए तो पता लगे अरे भाई ये सामान तो 200 का था, मैंने कितना चार्ज करा? मेरे कहने का मतलब है मैंने बिल कितने का बनाया? 100 + 10, 100 रुपए मैंने चार्ज करे। मैंने ये रिमोट बेचा आपको 100 रुपए का, जीएसटी 10 का। आप मुझे बताइए आपने कितना पैसा दिया? 110। जब आप चले गए मुझे पता लगा ओ माय गॉड 100 रुपए कम लगाए मैंने, तो 100 रुपए और लगाने चाहिए थे, और अगर 100 और लगाता तो जीएसटी कितने का और लगता? तो भाई मैंने आपको फोन करा, मैंने आपको फोन करा कि सर गलती से वो जो प्रोडक्ट था वो 200 रुपए का था सर, मैंने सिर्फ 100 + 10 लगाया, तो मुझे आपसे 100 + 10 और लेने हैं। आप मुझे बताइए मैं इनवॉइस इशू करूं या मैं डेबिट नोट इशू करूं? दैट आई एम मेकिंग यू अ डेटर। डेबिट नोट हैज द पावर टू इंक्रीज द जीएसटी लायबिलिटी। अगर मैं आपको डेबिट नोट इशू करता हूं, अब दूसरा सवाल, इस रेसिपिएंट को जो आईटीसी मिल रहा होगा, पहले तो 10 मिला होगा इनवॉइस के बेसिस पे, क्या उसे डेबिट नोट के बेसिस पे आईटीसी मिल जाएगा? जी हाँ मिल जाएगा। और हमने आईटीसी में पढ़ा था व्हाट इज द लास्ट डेट, तो इनवॉइस की अपनी डेट होती है वो जो 30 नवंबर, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। तो इसकी, इस इनवॉइस की आईटीसी की डेट वो होगी, और ये डेबिट नोट जब भी बना उसका 30 नवंबर होगा। याद है आपको? ठीक है। तो डेबिट नोट एक बार अभी आ रहा हूं, डेबिट नोट से क्या होता है, आई एम मेकिंग द कस्टमर अ डेटर एंड देयर कैन बी मेनी सिचुएशन। क्या सिचुएशन हो सकती है? एक, मैंने प्राइस कम चार्ज करा। एक हो सकता है कि भाई सर मैंने आपको 100 यूनिट दे दी पर मैंने बिलिंग तो 50 यूनिट की करी थी, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा निकल गए दुकान से। ठीक है। तो ऐसे कई कॉम्बिनेशन है, वो लिखे हुए आएंगे, अभी आप सुनते जाइएगा। डेबिट नोट की वजह से सरकार को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है, क्योंकि डेबिट कर रहा हूँ, जीएसटी लग रहा है। हाँ, सामने वाले को जीएसटी आईटीसी मिल जाएगा तो कोई फायदा ना नुकसान, लेकिन कस्टमर भी तो हो सकता है वो। तो सरकार ने इसकी कोई डेट नहीं रखी, कह रहे 6 साल बाद भी डेबिट नोट इशू कर, हम तेरे से नाराज नहीं हुए। एग्जैक्टली, सरकार को तो फायदा हो जाएगा। लेकिन अब मैं आ रहा हूं क्रेडिट नोट पे। क्रेडिट नोट का मतलब क्या था बच्चे? मैंने बिल बनाया 100 रुपए + 10 का, 110 का, और मुझे पता लगा मैंने ज्यादा चार्ज कर दिया। मैंने ज्यादा चार्ज करा मतलब सर वो प्रोडक्ट तो 50 रुपए का था, यानी कि 50 रुपए + 5 होना चाहिए था, पर कितना हो गया? 100 + 10। अब आप मुझे बताइए क्या मैं क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं? क्रेडिट नोट में क्या लिखूंगा? मैंने आइटम कितने रुपए ज्यादा चार्ज कर दिया? 50। जिस वजह से आईटीसी, जिस वजह से जीएसटी भी ज्यादा, कितना चार्ज हो गया? तो क्रेडिट नोट कितने का हो जाएगा? 55। तो मेरी लायबिलिटी 5 रुपए से कम हो जाएगी, और आपने जो आईटीसी ज्यादा ले लिया वो रिवर्स भी हो जाएगा। क्रेडिट नोट हैज द पावर टू रिड्यूस माई लायबिलिटी एंड रिड्यूस योर एसेट। हम लोगों ने वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा हुआ है कि क्रेडिट नोट अगर इशू कर दूंगा तो कंडीशन ये होती थी, सामने वाले को बोल देगी आईटीसी रिवर्स कर दो। याद है आपको? क्रेडिट नोट की सरकार ने लिमिट लगा रखी है, क्योंकि क्रेडिट नोट में सरकार को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि भाई लायबिलिटी कम हो रही है। तो सरकार कहती है कि कब तक आप इशू कर सकते हो, वही जो आईटीसी में था। अगर आज की बात करूं, आज मैंने कोई चीज बेची, आप मेरी दुकान पर आए, मैंने 100 रुपए का बिल बना दिया, अब मैं इसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट कब तक इशू कर सकता हूं? अगले साल 30 नवंबर, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, विच एवर इज। अगले साल का मतलब आज अगर सितंबर 26 है, सितंबर 25, तो मैं आज की सेल के अगेंस्ट, मैंने आज आपको एक ग्लास बेचा है,
क्या मैं इसके अगेंस्ट डेबिट नोट कब तक इशू कर सकता हूँ? जब इशू करना है। पर इसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट अगले साल, दैट इज 30 नवंबर 26 और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज। इसके बाद अगर मैं क्रेडिट नोट इशू करता हूँ, गवर्नमेंट विल नॉट एंटरटेन दिस, विल नॉट रिड्यूस द लायबिलिटी। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो ये सारी बातें सेक्शन 34 में थी, और अगर आप 34 समझ गए हैं तो ये बात तो खत्म हो गई है। लेकिन एक बात हम पढ़ते जरूर हैं इसको। हाँ जी। जैसे डेबिट नोट में कोई टाइम पीरियड नहीं है, क्रेडिट टाइम पीरियड बनाया था तो लायबिलिटी बिल्कुल बात होती है, पर उसका क्या करना है सरकार? मतलब कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है इसमें, सरकार को ही तो फायदा है। इतना डिटेल अगर मैं आपको बोलूं, यस जो फाइनेंस के लोग हैं वो करते हैं, तो ये कंक्लूडेड बात है, गवर्नमेंट को अपना फायदा है तो मैं अपना फायदा ही देखूंगा। आई हैव टू कलेक्ट मनी फ्रॉम यू। लेकिन उनको उसका देखना चाहिए कि सेलर ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन समझाने आएगी न्यूज़पेपर न्यूज चैनल में, किसको समझ आएगा क्रेडिट नोट क्या होता है? समझ रहे? 98% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनको नहीं समझ आएगी क्या चल रहा है। हाँ जी। जो क्रेडिट नोट होता है उसमें हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन जो सप्लायर की लायबिलिटी होती है रिसिपिएंट को पे करने की, वो तो हमारी इंक्रीज हो जाती है, रिसिपिएंट को पे भी तो करना पड़ता है। रेसिपिएंट का आईटीसी कट जाएगा। पीटी कर जाता है, जो अमाउंट ज्यादा दे रखा है हमें, 50 रुपए दे रखा है, उनको तो मुझे देना पड़ेगा। हाँ वो देना पड़ेगा। मान लिया मैंने तेरे से 100 रुपए प्लस 10 चार्ज 110 बनना था 55, तो मैं तो वापस करूंगा 55। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी उसकी। गवर्नमेंट को मैंने 10 की लाइबिलिटी बनाई थी, मेरे को 5 देना है, तो मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है। हाँ जी। एक बार पढ़ना बच्चे, किन किन केसेस में क्रेडिट नोट इशू होते हैं। ऐसे पेपर में आता है, डिस्कस 3 केसेस इन विच क्रेडिट नोट्स आर टू बी इशूड। अच्छा, रेट अगर अलग लगा दिया तो मैं आपको ये रिमोट बेच रहा हूँ, इस पे रेट है 5%, मैंने गलती से 18 लगा दिया, तो वैल्यू तो ज्यादा बढ़ जाएगी। वैल्यू ज्यादा का मतलब अमाउंट तो ज्यादा हो गया, तो मैं जितना भी ज्यादा उस पर क्रेडिट नोट इशू कर दूँ। समझ रहे हो? एक बार देखिएगा। क्रेडिट नोट का मतलब है कि आई हैव बुक्ड मोर, तो मैं आपको थोड़ा रिवर्स करा रहा हूँ, मैं गलती से ज्यादा चार्ज कर दी। सो डिक्लेयर्ड वैल्यू इज मोर, हायर रेट, द क्वांटिटी रिसीव्ड इज लेस। हाँ रिवर्स हो जाएंगे बस। अच्छा ये वाला देखना, मैंने आपको सामान बेचा, एकदम घटिया सामान निकला बेटे, आपने कहा अरे ये क्या बेच दिया भाई साहब, एसी आपने बोला था, ये तो कूलिंग नहीं कर रहा, पूरा एकदम गर्मी हो गई रूम में। समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ये बोलूंगा अरे सर अब आप रख लो, मैं डिस्काउंट दे देता हूं, अभी ये डिटेल्ड बात जाएगी, तो मैंने क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूँ मैं? मैंने आपको कुछ सामान दिया, एसी दिया, आपने लगा भी लिया, हर दूसरे दिन उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप दुकानदार के पास जाओगे नहीं जाओगे? उन्होंने कहा नाराज मत हो, क्रेडिट नोट इशू कर देता हूँ, 15,000 कम कर देता हूँ, और जीएसटी की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी ऐसे? ना होएगी। क्या बात कर दिया आपने? वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा नहीं आपने? अगर पहले से डिसाइड नहीं होता तो वैल्यू कहां से कम कर लोगे आप? सरकार क्या करेगी इसके अंदर अब? तो इस केस में हम कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करते थे। हाँ ये बात मैं पहले से बोल दूं, इफ द क्वांटिटी सब स्टैंडर्ड, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, पहले से साइन करा लिए, तो पहले से डिसाइडेड है, तो क्रेडिट नोट इशू हो सकता है। लेकिन अगर अनफोर्सीन सिचुएशन है, डिस्काउंट वाज नॉट डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, हाउ कैन आई इशू क्रेडिट नोट? समझ आ रहा है आपको कैसे रिलेट हो रहा है? पेपर में आ सकता है ये। आईटीसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कमर्शियल पेपर का आईटीसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। हाँ कमर्शियल पेपर का वो आईटीसी जो रिलेशन आपने बताया था उसका कोई कमर्शियल क्रेडिट नोट से आईटीसी जीएसटी हैज नो इम्पैक्ट, लाइबिलिटी स्टैंड्स देयर और आईटीसी स्टैंड्स देयर। और एक और डाउट मेरा ये था, जैसे सेलर ने सामान बेचा रिसिपिएंट को और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, और जो आपने कहा था कि सेलर जो है वो डेबिट नोट दे रहा है उसे, तो अगर बंदा सेलर क्यों ठीक है मैं डेटर बना रहा हूँ फर्दर। हाँ, तो अगर बंदा रजिस्टर्ड है तो क्या वो अपनी तरफ से खुद बिना मतलब इसके डेबिट नोट इशू करने से पहले अपना क्रेडिट नोट इशू कर सकता है? वो क्यों इशू करेगा क्रेडिट नोट? उसको क्रेडिट नोट बना देगा, मतलब यहाँ पे एक उसको लेटर बना रहे हैं जो सप्लायर है वही इशू करेगा, डेटर और करेगा, उसके बेसिस पे यू गेट आईटीसी और योर आईटीसी गेट रिड्यूस। क्लियर है बच्चे?
ये देखो ये क्या लिख रहा है, सेकेंडरी डिस्काउंट याद है? ये बेटा सारा पढ़ाया हुआ है, एक बार देखो एक बार आप। हम्म ये पता करके भी कुछ आपका बेटरमेंट नहीं होगा, आप छोड़ो उस चीज। आप वोट करो, चलिए वो होता है। पढ़िए एक बार, वैल्यू ऑफ सप्लाई में करा देंगे। 53 ये बेटे सब याद आएगा, देखो कोई ऐसी बात नहीं। फिर क्या लिखा है? टैक्स इज इन योर ब्लड। याद आया जल्दी। अभी तो मैंने क्या नहीं वो पेपर पे आप लिखोगे, नहीं लिखोगे तो ब्लड निकालना ही पड़ेगा, टैक्स बाहर निकालने के लिए। बताइए क्लियर है? पढ़ लिए ये? पढ़ भी रहे हो आप? सेकेंडरी डिस्काउंट थोड़ा समझाओ। एक होता है प्राइमरी डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट होता है जो बोला नहीं होता, बाद में मिल रहा है, समझ रहे? क्या है लिखता हूँ? कैश डिस्काउंट इफ नॉट डिस्काउंट कह सकता उसको। सेकेंडरी के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है, बट आपको ऐसे नहीं सोचना है एक ही सेकेंडरी डिस्काउंट ही है। कैश डिस्काउंट भी सेकेंडरी बोल सकते हो, बट अगर कैश डिस्काउंट में क्या होता है, अगर पहले से बात हो रखी है तो वैल्यू में से माइनस भी हो जाएगा, ठीक है? पर अभी उसके अंदर में ऐसे नहीं जा सकता, बट आपको रिलेट हो रहा है ना ये? यस सर। ओ माय गॉड, इशुएंस ऑफ डेबिट नोट, पढ़ो बेटे। आज के लिए काफी लेट है। बस बेटे देखो, क्रेडिट नोट करे तो डेबिट नोट नहीं देखोगे क्या? पढ़ भी लो बेटे, देख लिया तो। वही सेम लाइन तो है कि अगर गुड्स की वैल्यू कम दे दी है, Exactly. टैक्स रेट है, सामान गंदा छा गए बेटे, छा गए आप। या ज्यादा पढ़ा रही है, ज्यादा पढ़ा रही है। की नोट्स होनी चाहिए। भाई सर ने गारंटी है सर मुझे की। तो टेंशन उतना आई भाई गारंटी। टाइम लिमिट ऑफ डेबिट नोट होगी या क्रेडिट नोट होगी? दोनों क्रेडिट होगा ना। डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्लियर इन रिटर्न। चलिए पढ़िए एक बार क्रेडिट नोट की पढ़िएगा। 20 नवंबर और एनुअल रिटर्न। छा गए बेटे, छा गए आप। डेबिट नोट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, पर्टिकुलर समझ रहे हो? यस सर। ओ माय गॉड। अभी करो। इलस्ट्रेशन 3 अगर आपने कर दिया तो मतलब आपका दिमाग सही चल रहा। बोलो छुट्टी दे दूंगा। अगर आपने कर दिया तो मैं ऑफ कर दूंगा, छुट्टी दे दूंगा आपको, ठीक है बच्चे? तो थोड़ा नीचे कर दो, कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर दीजिए। टाइम अप। नहीं कर पाए आप? क्रूशियल इशू डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले बार हमने कार की कंपनी करेगा, पहले का आंसर ये है। कहते डेबिट और क्रेडिट में इशू नीचे की फॉलो सर्टेन क्लासेस। तो पहले में वो बेहतर कौन कर रहे हैं। पेमेंट वाले में आप क्या कहते हैं कम साथ शुरू कर देना बता देना। पहले में क्रेडिट दूसरे में डेबिट। पहले वाले में क्या है? क्रेडिट। दूसरे में डेबिट है, तीसरे में क्रेडिट। हो गया सर। ऑल क्लियर टिल हियर? पढ़ दो एक बार आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, 20 मिनट है, आराम से खत्म करेंगे, आज ही खत्म करेंगे बेटे। सर इसके बाद बंद करना ना, आपको आपसे तीन वर्ड्स दे रहे हैं, वर्ड्स पहले होते हैं सर, वर्ड्स की वैल्यू में भी तो और झूठ बोले जाएंगे। 4:30 है तेरी क्लास, अभी 4:08 हुआ अभी। सर को ब्रॉदर मैम का मैसेज आ गया, आपके कुछ चलते ही नहीं हो जा रहा छोड़, सर हो गया सर। वो बात तो सही है, हो गया है। प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन, क्या एक बात बताओ, क्या हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है? क्या एडू जंक्शन रजिस्टर्ड है? पर अगर मैं बिल में लिख दूं ये फीस प्लस जीएसटी, इज इट अलाउड? कस्टमर को लगेगा यार सरकार तो टैक्स ले रही है, और बेटे ऐसे बहुत सारी दुकानें
जिनको मैं जीएसटी नंबर ऐसे इधर कुछ भी लिख दूं और मैं अमाउंट लगा दूंगा जीएसटी में बोलूं ये तो गवर्नमेंट का पैसा है जैसे बहुत सारी शॉप्स। अब मुझे बताइए इज इट अलाउड और नॉट अलाउड? ऑब्वियसली। 447 फ्रॉड नहीं सकता है। हाँ जी 447 447 क्या सेक्शन है? गंदे लगते कंपनी लॉ, कंपनी लॉ का बच्चे कंपनी लॉ के सेक्शन। एक दो वैसे जीएसटी पर चेक करे थे ना वो दिखाया है नॉट एप्लीकेबल। अच्छा ऐसा था? सर ऐसा भी कुछ किया गया मुझे बताइए ये जो अंडरलाइन कराइए पढ़ रहे हैं आप? सर अपना डिलीवर किया मैं समझा भी दिया कि ये कलेक्ट नहीं कर सकते हैं उसमें क्या है। अभी अगर 2 घंटा बैडमिंटन खेलना हो ना तो खेलते रहोगे चुपचाप। सर वो अलग है वहाँ पे ना फिजिकल पावर लगती है मेंटल पावर लगती है खत्म हो गई दोनों जगह ही खराब चल रहा तुम्हारा। सर हो गया बड़ी हो गया नहीं भाई घर गए तो कोई बात नहीं घर में फोन में बैठ पढ़ लीजिएगा एक बार बच्चे, रुजुता एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिए। खत्म खत्म। सर आपने भी शायद कि आप कोई गांव में कहीं गए थे वहां पर वो मतलब कॉफी बेचते थे और जीएसटी लगा रहा था पर जीएसटी नंबर नहीं था उसमें। स्कैंडल खोल के था देख सर आपने पर मैंने कुछ वो नहीं करा क्योंकि बिकॉज नहीं वो तो मैं किसी से नहीं डरता। वैसे नहीं बोलते सर पढ़ गया हाँ मैं नहीं डरता बेटे किसी से, मैं भाग जाता हूँ सीधा। भाई सर सर ये दूसरा एग्जाम में पढ़ लिया रुजुता वाला पढ़ लिया? सर बस कर दिया ओ माय गॉड। सर बस करना सर सर प्लीज सर हो गया सर एक क्लास तो लगनी है ना छोड़ दो सर सर वैसे करा दो लास्ट ईयर बस आगे को कुछ कह रहा है खत्म दो अब नहीं करा रहा आपने बोला ना। करवा दो सर अबे चीटिंग ये क्या पूरा कराऊंगा फिर कराऊंगा तो। सर हाँ नहीं कराना फिर मतलब कहता हूं भाई सर हो गया सर बस आपको डिलीवरी चालान पता है क्या होता है? नहीं सर जीएसटी बढ़ी आपको डिलीवरी चालान नहीं पता? पता नहीं यार डिलीवरी सही में नहीं पता आपको क्या होता है? आप जब डिलीवरी करते हो ये क्या चल रहा है इसे चलो बता रहा हूँ क्या है भाई जी बहुत तेज बन रहा है बहुत मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ। मैं सबसे अच्छा ना सोच रहा हूँ मैं एजुकेशन डिलीवरी कर रहा हूँ सर मैं घर से आ रहा हूँ क्या हो गया मम्मी को चलो चला स्कूल पढ़ाई जा रहा हूँ सर ठीक है सर क्लास नहीं कराओ सर जो है बताओ हाँ मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ा दूंगा। बेटर है ठीक है मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? कल मिलेंगे बेटे आधे पौन घंटे के लिए और ये खत्म कर देंगे। एक दो सर्विस भी करवा दूंगा है ना, एग्जामिशन की नहीं, एग्जामिशन तो चलना ही है ना, एक दो सर्विस एग्जामिशन की कल करा दूं। ठीक है जी ओके थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।